बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्यूशंस। इस टॉपिक में हम मंदरजा झैल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सॉल्यूशन एंड व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए बाइनरी सॉल्यूशन which are known as solute and solvent, saturated and unsaturated solutions, mechanism of solution formation, solvation and solubility, factors affecting solubility and concentrations and their units, molarity, molality, mole fraction, percent composition, ppm and ppb solutions. Dear students, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि मैटर केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से तीन तरह का होता है, यानी एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। मिक्सचर एक ऐसा मैटर है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स मिक्स किए गए होते हैं और वो कंपोनेंट फिजिकली मिक्स होते हैं और वो अपनी प्रॉपर्टीज को इस मिक्सचर के अंदर भी बरकरार रखते हैं। और ये मिक्सचर भी फर्दर दो किस्मों का होता है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर वो है जो थ्रू आउट यकसां हो, ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन, जिसकी तरकीब हर जगह पे एक जैसी हो, उसको हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। और होमोजेनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो इससे ये पता चला कि सॉल्यूशन जो है ये दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का होमोजेनियस मिक्सचर है और वो ये सॉल्यूशन सारा एक ही फेज़ में होता है, यानी इसकी तरकीब हर जगह पे यकसां होती है। और अगर किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हो, यानी वो सॉल्यूशन दो अज्जा को मिला के बनाया गया हो, फिर हम उस सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। सो बाइनरी सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन which is made by two components only. तो जिस तरह हमने अभी पढ़ा कि बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं। अब उन दो कंपोनेंट्स में से किसी एक कंपोनेंट की मिकदार ज़्यादा हो सकती है और दूसरे की कम हो सकती है। तो जिस कंपोनेंट की मिकदार इस बाइनरी सॉल्यूशन में कम होती है, दैट इज नोन एज सॉल्यूट। और ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन, ऐसा कंपोनेंट जिसकी मिकदार बाइनरी सॉल्यूशन में ज़्यादा होती है, दैट इज़ नोन एज सॉल्वेंट। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास चीनी का एक सॉल्यूशन हो जिसमें आपने 10 ग्राम चीनी ली हो और 100 ml उसमें पानी लिया हो, तो उस सॉल्यूशन में चूँकि चीनी की मिकदार कम है और पानी की मिकदार ज़्यादा है, इसलिए चीनी जो है उसको हम सॉल्यूट कहेंगे और पानी को हम सॉल्वेंट कहेंगे। और इसी तरीके से अगर नमक का सॉल्यूशन है, तो नमक आपने 5 ग्राम लिए हैं और उसको 5 ml पानी में हल किया है, तो नमक जो है उसको हम सॉल्यूट कहेंगे और पानी को वहाँ पे हम सॉल्वेंट कहेंगे। यहाँ पर KMnO4 के एक सॉल्यूशन की मिसाल दी गई है कि आपने कुछ मिकदार KMnO4 की ली है और उसको पानी में हल किया है, तो KMnO4 यहाँ पर सॉल्यूट है और पानी यहाँ पर सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन जो है ये बाज़ सैचुरेटेड होते हैं और बाज़ होते हैं अनसैचुरेटेड। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अभी आप मज़ीद सॉल्यूट हल कर सकते हो, तो किसी ख़ास टेम्परेचर पर, तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी ये सॉल्यूशन in which more solute can be dissolved in a specific amount of solvent at a specific temperature, then that solution will be known as unsaturated solution, क्योंकि अभी हम उसमें मज़ीद सॉल्यूट और भी हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी सॉल्यूशन में इतना सॉल्यूट हल कर दिया हो कि उसमें मज़ीद अब सॉल्यूट हल करने की गुंजाइश ना हो उस ख़ास टेम्परेचर पर जिस पे आपने वो सॉल्यूशन बनाया है, तो फिर उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर आपने कोई ऐसा सॉल्यूशन बनाया कि जिसको आपने हायर टेम्परेचर पे सॉल्यूट हल किया, लेकिन आपने अचानक उसका टेम्परेचर कम कर दिया,
तो उस कम टेम्परेचर पे उसमें सल्यूट की मिकदार कम आनी थी, लेकिन वो चूंकि सल्यूट पहले उसमें ज़्यादा हल हुआ हुआ था और अब वो अभी सोल्यूशन फॉर्म में ही है उस वक़्त, तो ऐसा सोल्यूशन जो होता है जिसमें जो सल्यूट की मिकदार है वो जितनी उसमें हल होनी चाहिए थी, उससे ज़्यादा मौजूद होती है। तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसा जो सॉल्यूशन होता है ये अनस्टेबल होता है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है, तो वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो सॉल्यूट जो है वो सेपरेट आउट हो जाता है और वो क्रिस्टल्स बनकर नीचे बैठ जाता है। तो दैट सॉल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन which contains more solute than is possible at a specific temperature, and that solution is usually unstable. फर्ज करें कि आपके पास एक बीकर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और उसको बनाने के लिए आपने जो सॉल्यूट डाला था वो सॉल्यूट जितना हल होना था वो हो चुका और कुछ अमाउंट सॉल्यूट की नीचे सेटल हुई हुई आपको नज़र आ रही है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो सल्यूट जो है जो गैर आलशुदा पड़ा हुआ है वो उधर ही पड़ा रहता है, बल्कि उसमें से लगातार उसके जो आयन्स हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, वो पानी में हल हो रहे होते हैं और पानी में हलशुदा जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल हो रहे होते हैं। यानी वहाँ पर एक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है जिसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। So in a saturated solution, there is always a dynamic equilibrium between dissolved and undissolved solute, or constant coming and going out of solute particles makes the equilibrium dynamic. जब किसी solute को सॉल्वेंट में डाला जाता है तो सॉल्यूशन के बनने का जो प्रोसेस है वो किस तरह होता है उसकी वजाहत यहाँ की गई है। तो सॉल्यूशन बनने के दौरान जो इंटरेक्शंस होती हैं बिटवीन सॉल्वेंट और सॉल्यूट, वो इस तरह की हैं, तीन तीन ये इंटरेक्शंस हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट सॉल्यूट अट्रैक्शंस और वीक सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शंस और वीक सॉल्यूट सॉल्यूट अट्रैक्शंस। यानी सॉल्यूट्स के पार्टिकल्स की आपस में जो अट्रैक्शंस हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की जो आपस में अलग अलग अट्रैक्शंस हैं वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान जो अट्रैक्शंस हैं उनसे वीक होती हैं। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की अट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं और उसका फिर रिजल्ट ये होता है कि सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनको सॉल्वेंट के पार्टिकल आकर इस तरह सराउंड कर लेते हैं, जिस तरह ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। ये डायग्राम में ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो सल्यूट के आयंस को यहाँ से अलग कर रहे हैं और उसको वो सराउंड कर रहे हैं। तो इस तरह जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं दे आर सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉल्वेशन। यानी सल्यूट पार्टिकल्स आर सराउंडेड बाय सॉल्वेंट पार्टिकल्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉल्वेशन। और अगर सॉल्वेंट जो है ये पानी लिया हुआ है आपने, फिर इस सॉल्वेशन को हम कहेंगे हाइड्रेशन। यानी सॉल्वेशन का जो लफ्ज़ है ये एक जनरल लफ्ज़ है और सॉल्वेंट के लिहाज से फिर उसका नया लफ्ज़ बनेगा। यानी अगर वो वाटर है तो उस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहेंगे। अगर अल्कोहल को आपने एज ए सॉल्वेंट लिया है फिर उसको हम अल्कोहलेशन कहेंगे और अगर आपने ईथर को एज सॉल्वेंट लिया हुआ है तो फिर हम उसको इथरेशन कह देंगे। तो सोल्यूट पार्टिकल्स यानी कि जब ये सॉल्वेशन मुकम्मल हो जाती है तो फिर सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं दे आर pulled and separated and they go into solution form। इसलिए जब आप नमक को या चीनी को पानी में डालते हैं तो पहले तो हल होने से पहले तो वो चीनी और नमक पानी में नज़र आ रहा होता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो नमक और वो चीनी नज़र आनी बंद हो जाती है और वो सॉल्यूशन जो है वो बन जाता है और यकसा सा एक लिक्विड जो है वो हमारे सामने होता है। तो उसमें ये प्रोसेस होता है कि नमक ये NaCl जो है ये यहाँ सॉलिड फॉर्म में है और जब ये पानी में हल हो गया तो अब ये हाइड्रेटेड फॉर्म है। ये जो AQ का लफ्ज़ है इट मीन्स एक्वस, यानी
ये नमक के जो Na पॉजिटिव जो इसका आयन है उसको पानी के मॉलिक्यूलों ने अब सराउंड किया हुआ है, जिस तरह इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। ये Na पॉजिटिव का आयन है और उसके इर्द गिर्द पानी के मॉलिक्यूल जो हैं वो अटैच हुए हुए हैं, यानी अब ये हाइड्रेटेड है, सॉल्वेटेड है। और मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो AQ डाल देते हैं। AQ मीन्स एक्वस। और इसी तरीके से ये कोलाइड आयन जो है ये भी इसको वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं इस तरीके से कि पानी में जो पॉजिटिव एंड हैं यानी हाइड्रोजन के जो एंड्स हैं वो Cl की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, और जो सोडियम का जो आयन है उसकी तरफ पानी का जो नेगेटिव एंड है यानी ऑक्सीजन वो पॉइंटेड होती है, उसकी तरफ होती है। और जो हाइड्रोजन है वो चूंकि पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं इसलिए वो सोडियम आयन से अवे होते हैं। तो इस तरीके से ये सोडियम के आयन और क्लोराइड के आयन जो हैं वो दे आर सराउंडेड बाय सॉल्वेंट यानी वाटर मॉलिक्यूल्स एंड देन दे आर डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। तो ये एक एग्जांपल है। और इसी तरीके से जितने भी सॉल्यूट हम डालते हैं किसी भी सॉल्वेंट में वो इसी तरीके से हल होते हैं। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब है हल पजीरी, और इसका मतलब ये है कि किसी भी सॉल्वेंट के 100 ग्राम के अंदर किसी सॉल्यूट के कितने ग्राम हल होते हैं ताकि हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन हासिल हो जाए। Solubility is the maximum amount of solute in grams that will be dissolved in 100 grams of solvent at a given temperature so that we achieve a saturated solution। और हर सॉल्वेंट में मुख्तलिफ जो सल्यूट्स हल होंगे उनकी सॉल्युबिलिटी एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि सल्यूट की जो बॉन्डिंग नेचर है वो मुख्तलिफ होती है, उनकी पोलैरिटी मुख्तलिफ होती है। इसी तरह जो सॉल्वेंट्स हैं मुख्तलिफ किस्मों के उनकी भी पोलैरिटी मुख्तलिफ होती है। कुछ सॉल्वेंट जो हैं वो नॉन पोलर हैं, कुछ सॉल्वेंट्स पोलर हैं। और नॉर्मली इस तरह होता है कि जो पोलर सल्यूट्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में हल होते हैं, और जो नॉन पोलर सल्यूट्स हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल होते हैं। जैसा कि नमक जो है ये एक पोलर सल्यूट है, तो पानी जो है ये एक पोलर सॉल्वेंट है, तो उसमें इजीली हल हो जाता है। इसी तरह जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, मिसाल के तौर पर पेट्रोलियम ईथर है या बेंजीन है, तो उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि अमूमन नॉन पोलर जो होंगे वो उसमें हल हो जाते हैं आसानी के साथ। और ये है कि मुख्तलिफ टेम्परेचर पर भी सॉल्युबिलिटी मुख्तलिफ होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। और सॉल्युबिलिटी का जो तल्लक है ये यानी सैचुरेशन के साथ है, यानी सोल्यूशन हमारे पास सैचुरेटेड बनना चाहिए। इतना यानी अमाउंट आप इतनी अमाउंट सल्यूट की डालें कि वी गेट ए सैचुरेटेड सोल्यूशन इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट। और जितनी अमाउंट सल्यूट की आप उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए यानी 100 ग्राम सॉल्वेंट में उस सल्यूट का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए जो अमाउंट हल करेंगे दैट अमाउंट इज नोन एज सोल्युबिलिटी। सर जिस तरह के हमने पीछे पढ़ा है कि मैटर 3 किस्म का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इनमें से कौन सी चीज़ एज ए सॉल्वेंट काम करेगी और कौन सी चीज़ एज ए सल्यूट काम करेगी। तो यहाँ इस बात की वजाहत की गई है कि ये तीनों ही एज ए सॉल्वेंट हो सकते हैं, यानी गैस को आप एज ए सॉल्वेंट ले सकते हैं, लिक्विड को भी एज ए सॉल्वेंट ले सकते हैं, सॉलिड को भी एज ए सॉल्वेंट ले सकते हैं। और इसी तरीके से इन तीनों को हम एज ए सल्यूट ले सकते हैं। तो इस टेबल में ये बताया गया है क्लियरली कि सॉल्यूशन जो है कितनी किस्मों के होंगे। तो इस तरह ये 9 किस्मों के सॉल्यूशन बनते हैं, गैस इन गैस, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड। गैस इन गैस का मतलब ये है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें गैस ही सल्यूट हो और गैस ही उसमें सॉल्वेंट हो। इस तरह लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन सॉलिड। तो इसकी एग्जांपल्स कुछ यहाँ पे दी गई हैं कि गैस जो है वो सल्यूट है और गैस ही सॉल्वेंट है, तो एयर इसकी बेहतरीन मिसाल है। इस तरह गैस को सल्यूट और लिक्विड जो है ये सॉल्वेंट, तो ये कार्बोनेटेड जितने ड्रिंक्स हैं वो इसकी बेहतरीन एग्जांपल हैं। और गैस इन सॉलिड्स, जिस तरह ये एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन बाई पैलेडियम, और ये जो पैलेडियम के ऊपर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हुई होती है
it can be used in further chemical reactions. So liquid in liquid, जैसे अल्कोहल को वाटर में डाल लें तो अल्कोहल भी लिक्विड है, पानी जो है वो भी लिक्विड है. इसका लिक्विड इन सॉलिड्स, मर्करी इन सिल्वर, इसका सॉलिड और लिक्विड जैसे शुगर और साल्ट को पानी में हल कर लिया जाए. इससे सॉलिड इन सॉलिड की जितनी भी अलॉयज हैं मेटल की, वो सब की सब जो हैं वो सॉलिड में ही सोल्यूशन होता है. वो जिस तरह ये स्टील है और ये घरों में जो एल्युमिनियम के बर्तन हैं, ये सब अलॉयज हैं और उसमें जो मेटल ज़्यादा मिकदार में होती है वो उसको आप सॉल्वेंट कह सकते हैं, जो मेटल कम मिकदार में है उसको आप सल्यूट कह सकते हैं. लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये चीज़ हमने सॉल्युबिलिटी वाले पॉइंट पर भी डिस्कस की थी कि जो सॉल्वेंट पोलर होते हैं उनमें पोलर सल्यूट ही हल होते हैं, और जो सॉल्वेंट नॉन पोलर होंगे तो उनमें नॉन पोलर सल्यूट हल होते हैं अच्छी तरह से. पोलर सॉल्वेंट्स की जो मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं उनमें वाटर बेहतरीन एक एग्जांपल है विच एक्ट्स एज ए पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि इसके जो OH वाले बॉन्ड्स हैं वो पोलर हैं, और वो तमाम कंपाउंड जो पोलर हैं या आयनिक हैं उनके लिए ये बेहतरीन सॉल्वेंट है. इसके अलावा इसको एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट का भी दर्जा हासिल है. तमाम ज़्यादातर काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो है हल हो जाती हैं. और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं वो इसमें शामिल हैं, जिस तरह ये पेट्रोलियम ईथर है, जिस तरह ईथर है, इथाइल एसीटेट है, इस तरह ये बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ब्यूटाइल एसीटेट है. इस तरह बेशुमार और भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं. तो ये नॉन पोलर कंपाउंड्स को हल करने के लिए बेहतरीन सॉल्वेंट का काम करते हैं. इसके अलावा कुछ मिसालें ऐसी भी हैं कि जिसमें हम कुछ नॉन पोलर कंपाउंड्स को पोलर सॉल्वेंट में हल कर लेते हैं. तो इसके लिए कुछ डिटर्जेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं. कुछ इस तरह के वो कंपाउंड्स होते हैं कि जिनके एक एंड जो है वो चार्ज या आयनिक होते हैं और दूसरा जो उसका किनारा है वो ज़्यादातर कार्बन की चेन्स पर मुश्तमिल होता है जो कि नॉन पोलर होता है. तो इस तरह ये जो डिटर्जेंट्स हैं ये जब हम इनको पानी में हल करते हैं तो ये इस तरह के ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं जिनको हम माइसिलीज कहते हैं. और इसमें जो इसका नॉन पोलर पार्ट है वो एक साइड पे हो जाता है जो कार्बन की चेन्स होती हैं, और इसका जो आयनिक हेड होता है जिसमें चार्ज होता है वो एक साइड पर हो जाता है. तो इस तरह से ये एक नॉन पोलर जो भी इसमें सल्यूट होगा वो इस नॉन पोलर पार्ट में, इस माइसिली के नॉन पोलर पार्ट में वो हल हो जाता है, और इसका जो आउटर पार्ट है ये पोलर होता है और ये इस तरह एक ग्लोब्यूल से बन जाता है, ग्लोब्यूल्स बन जाता है ये, जो कि पानी में आसानी के साथ हल हो जाता है. तो इस तरह ये जितने भी नॉन पोलर चीज़ें हैं उनको हम पानी के अंदर हल कर सकते हैं. जिस तरह साबुन का जो काम है वो यही होता है कि वो कपड़ों से नॉन पोलर ऑयल्स और नॉन पोलर ग्रीजेस जो हैं उनको पानी में हल करके उतार लेता है, जिससे कपड़े जो हैं वो साफ हो जाते हैं. सो अभी हमने देखा है कि सोल्यूशन के बाइनरी सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट. सॉल्वेंट की कुछ स्पेसिफिक मिकदार के अंदर सल्यूट की कुछ स्पेसिफिक मिकदार हल हुई होती है, और कितना सल्यूट जो है वो कितने सॉल्वेंट में हल किया गया है. अगर मिकदारें आपको पता हो कि कितना मैंने सल्यूट लिया है और कितने सॉल्वेंट में मैंने उसको हल किया है, तो इन्हीं मिकदारों का नाम होता है कंसंट्रेशन. यानी द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या डेफिनेट अमाउंट ऑफ सोल्यूशन. ये जो मिकदार आपको मालूम है सल्यूट की और सॉल्वेंट या सोल्यूशन की मिकदार भी अगर आपको मालूम है तो उसको उन मिकदारों को हम कहते हैं कंसंट्रेशन. और जिस तरह ये फासला होता है ना, फासला और वॉल्यूम, तो इनको
नापने के लिए भी कुछ यूनिट्स जो हैं वो मालूम हैं, वो मुकर्रर हैं और वही हम इस्तेमाल करते हैं। जैसा ये फासले के लिए आपके पास सेंटीमीटर है, मीटर है, इस तरह किलोमीटर है, इस वॉल्यूम के लिए ये एमएल है, इस वॉल्यूम के लिए लीटर्स हैं। तो इसी तरह कंसंट्रेशन को भी बताने के लिए कुछ आम फहम यूनिट्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं और जब वो यूनिट्स बोली जाती हैं तो हमें वहाँ फ़ौरन समझ आ जाती है कि इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट कितना है या सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है। तो इसके लिए जो नॉर्मली यूनिट्स इस्तेमाल होती हैं नॉर्मल, वो ये हैं परसेंटेज कंपोजिशन, जिसमें हम परसेंटेज बता देते हैं कि किसी मिक्सचर में, किसी सॉल्यूशन में कितने परसेंट फलां कंपोनेंट है और कितने परसेंट फलां कंपोनेंट है। तो परसेंटेज को हम दो तरीकों से बयान कर लेते हैं, परसेंटेज बाई मास और परसेंटेज बाई वॉल्यूम। इस तरह अगर सल्यूट की बहुत ही मामूली मिकदार हो और सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा मिकदार में हो तो उसके लिए एक ये छोटी सी यूनिट है ppm और ppb। उसके अलावा एक और यूनिट है मोल फ्रैक्शन, फिर मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी। यहाँ तक इस लेक्चर का पार्ट 1 मुकम्मल हुआ और इन कंसंट्रेशन की यूनिट्स की जो तफसील है वो हम पार्ट 2 में सीखेंगे और इसके लिए आप इस लेक्चर का पार्ट 2 जो है वो देखें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।